नागार्जुन एपिसोड 26 विशेष मांग। अगला दिन नागार्जुन फिर से पूरी तैयारी के साथ अलकापुरी हाट बाजार जा पहुंचता है और फिर उसने सुरक्षा कर्मियों से कहकर सीधे उस व्यापार सदन की प्रमुख अनामिका से मिलने के लिए पूछा। सुरक्षा कर्मी नागार्जुन के परिधान से उसे पहचान गए कि वो वही व्यक्ति है जो 2 दिन पहले वहां आकर अपनी दुर्लभ औषधि सूत्र से उनकी मुख्य प्रबंधक अनामिका को प्रभावित कर चुका है। इसलिए वो नागार्जुन को रोके बिना अंदर बुलाकर सम्मान पूर्वक बैठाते हैं और जाकर अनामिका को उसके आने की सूचना देते हैं। नागार्जुन के आने की बात सुन अनामिका मन ही मन सोचती, क्या वो फिर से यहाँ आया है और वो भी इतने? अवश्य ही इसका कोई न कोई विशेष कारण हो। इतना सोचने के बाद अनामिका सुरक्षा कर्मियों को नागार्जुन को सम्मान सहित अंदर लेकर आने का आदेश दे। कुछ देर बाद नागार्जुन सीधे अनामिका के कक्ष में आया और उसने विनम्रता पूर्वक अनामिका से अभिवादन किया। वहीं नीलकंठ को भी उसी कक्ष में देखकर नागार्जुन के होठों पर एक हल्की सी रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट आ जाती है। अनामिका भी मुस्कुराकर नागार्जुन का अभिवादन करते हुए कहती है, श्रीमान अर्जुन, आपसे इतनी जल्दी भेंट होगी इसकी आशा नहीं थी। कहीं मैं किसी प्रकार का कोई सपना तो नहीं देख रही, या फिर वास्तव में ये माह इतनी शीघ्रता से बीत चुका है कि मुझे पता ही नहीं चला। अनामिका की बात सुनकर नागार्जुन मुस्कुराकर उत्तर देता, जी नहीं, ना तो अभी पूरा माह बीता है और ना ही ये आपका कोई स्वप्न है। यहाँ पर मेरी उपस्थिति बिल्कुल वास्तविक है। इस पर अनामिका ने चुटकी लेते हुए कहा, तो फिर हो सकता है कि आपको मेरी याद आ रही होगी, इसीलिए आप यहाँ मेरे पास आए हैं, क्यों? है ना? अनामिका की आंखों में हल्की सी शरारत दिखाई पड़ रही है, जिसे नागार्जुन तुरंत ही भांप लेता है। जी हाँ, अवश्य, यदि आप चाहें तो ऐसा अपने मन में सोच सकती हैं। वैसे मेरे यहाँ आने का प्रयोजन कुछ और ही है। मुझे दरअसल 10 सूखे हुए अंकोल फल, 120 त्रिलोहा के बीज और इंद्रजाल बूटी चाहिए। नागार्जुन की उस विशेष मांग को सुनकर एक क्षण के लिए अनामिका चौंक कर संदेह की दृष्टि से नागार्जुन को देखती है। ये सभी सामग्रियां अपने तीक्ष्ण प्रभाव के कारण सामान्य रूप से बेचे जाने के लिए वर्जित है और केवल कोई अति कुशल वैद्य ही इन विशेष जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकता है। परंतु अनामिका जानती है कि नागार्जुन को इन अति विशेष जड़ी बूटियों से अवश्य ही कोई विशेष औषधि ही बनानी होगी और फिर वो औपचारिक रूप से मुस्कुराकर कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सभी वस्तुएं आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। पहले आप आराम से बैठ तो जाइए। कि नागार्जुन अनामिका की बात काटते हुए विनम्रता से कहता है, क्षमा कीजिएगा, पर मेरे पास आराम से बैठने का समय नहीं है। मुझे तो यहाँ काफी पहले ही पहुँच जाना चाहिए था, परंतु किसी कारणवश आने में कुछ देर हो गई और ये कार्य करके मुझे शीघ्र ही वापस भी जाना है। नागार्जुन को इस तरह से बोलता देखकर अनामिका कटाक्ष करते हुए कहती है, क्यों? आप यहाँ अधिक देर इसलिए नहीं रुकना चाहते कि कहीं आपका भेद न खुल जाए या किसी को ये न पता चल जाए कि वास्तव में आप हैं कौन? नागार्जुन अनामिका के प्रश्नों का सटीक उत्तर दे सकता था, परंतु फिर भी वो शांत रहकर और मुस्कुराकर सहमति में अपना सिर हिला देता है। ये देखकर अनामिका कुछ झुंझलाहट भरे स्वर में पूछती है, यही बात मैं अब तक समझ नहीं पाई कि आखिर आप हमसे अपनी पहचान छिपा क्यों रहे हैं? अब तो हम व्यापारिक सहभागी बन गए हैं, क्या आपको अभी भी हम पर विश्वास नहीं है? उत्तर में नागार्जुन उसी विनम्रता के साथ कहता है, जी नहीं, इसका कारण कुछ और ही है। वास्तव में मैंने अपनी पहचान केवल इसलिए छुपाई क्योंकि मैं इस कारण से आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार का अनावश्यक संकट खड़ा नहीं करना चाहता। अर्जुन की बात सुनकर नीलकंठ व्यंग्य करते हुए हंस पड़ता है, संकट, और वो भी हमारे लिए? नागार्जुन चेतावनी भरे स्वर में कहता है, आप चिंता मत कीजिए, वो भी आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा
और रही बात विश्वास की, तो शायद वो तो आप लोगों को भी मुझ पर नहीं है, अन्यथा आप चोरी छुपे मेरा पीछा करके मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। तुरंत नागार्जुन को बीच में ही टोकते हुए कहता है, चोरी छुपे पीछा? ये आपसे किसने कहा? भला हम आपका पीछा करके आपके बारे में जानने का प्रयास क्यों करेंगे? यदि हमें आपके विषय में कोई संदेह ही होता तो हम आपके साथ व्यापार करते ही क्यों? के तर्क पर नागार्जुन कटाक्ष भरे भावों से मुस्कुराते हुए कहता है, को वास्तव में लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? कल संध्या समय के पश्चात आप जो चोरी छुपे मेरा पीछा करके मेरे बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कंठ पूरे आत्मविश्वास से कहता है, आपका पीछा करने का प्रयास? पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। आपको अवश्य ही कोई धोखा हुआ होगा। बिना वास्तविकता जाने आप मुझ पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? कंठ का आत्मविश्वास देखकर नागार्जुन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी जेब से एक सफेद रंग का रेशम का अंगवस्त्र निकालकर नीलकंठ के सामने रख देता है, जिस पर एक विशेष प्रकार का कढ़ाई का चिन्ह बना हुआ है। उस रेशमी वस्त्र के चिथड़े को देखकर एक ही क्षण में नीलकंठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका गला सूख जाता है, जिससे उसके मुंह से अपनी सफाई के लिए शब्द ही नहीं निकल पाते। तभी नागार्जुन बोला, महोदय, अपना अंग वस्त्र तो आप विशेष रूप से पहचानते ही होंगे। ये वही अंग वस्त्र है जो पिछली बार आपके कंधे पर लटका हुआ आपकी शोभा बढ़ा रहा था, परंतु कल ये मुझे उसी स्थान पर मिला जहां मैं उस अपरिचित व्यक्ति का पीछा कर रहा था। अब आप ये मत कहना कि ये अंग वस्त्र आपका है ही नहीं। कंठ एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इतनी सरलता से उसे मात नहीं दे सकता, परंतु यहाँ नागार्जुन को पहचानने में पहली बार उसका अनुभव चूक गया। नागार्जुन ने न केवल बड़ी ही सरलता से उसे स्वयं चकमा दे दिया, बल्कि वो ये भी जान गया कि उसकी जासूसी करने वाला वो गुप्तचर उसके पीछे है। वो स्वयं नीलकंठ ही है। अनामिका भी एक ऐसी चतुर महिला है जिसे किसी भी प्रकार से छल पाना इतना सरल नहीं है, फिर चाहे वो व्यापार हो या कोई व्यक्तिगत रिश्ता। नागार्जुन अनामिका के सामने निर्भीकता से कहता है, ये न समझें कि आपने मेरे विषय में जानकारी एकत्रित करने का अवसर ढूंढ लिया था। वास्तव में मैंने ही आपको ये अवसर दिया था ताकि आप अपनी जांच पड़ताल करके संतुष्ट हो जाएं। सुनकर अनामिका और नीलकंठ हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, जबकि नागार्जुन के चेहरे पर लापरवाही भरी मुस्कुराहट तैर जाती है। का भी अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए कहती है, लिए तो आपको लेकर मेरी रुचि अब और भी बढ़ती जा रही है। वैसे आप चाहे अपने विषय में कोई जानकारी ना देना चाहें, पर इतना तो मैं जान ही चुकी हूँ कि आपने अपना जो नाम बताया है वो आपका वास्तविक नाम नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। क्यों, मैंने सही कहा ना? सुनकर नागार्जुन भी उसी मुस्कुराहट के साथ पूछता है, ओह, तो वास्तव में फिर आपको मेरे विषय में क्या लगता है कि मैं कौन हो सकता हूँ? पर अनामिका जवाब देती है, अभी तो मैं केवल संभावना ही जता सकती हूँ, और मेरी दो संभावनाएं हैं। पहली ये कि आपकी भाषा शैली और बोली से इतना तो स्पष्ट है कि आप चंद्रमौली राज्य से ही हैं, परंतु उस राज्य के किस जिले से हैं, इस बारे में अभी भी दुविधा है। और दूसरी संभावना ये कि आप चंद्रमौली राज्य के कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी क्षमता और योग्यता दोनों ही असाधारण है। और जहां तक मैं जानती हूँ, इस आधार पर आप केवल 3 प्रमुख व्यक्ति में से कोई एक हो सकते हैं, अंशुमान, आत्विक या फिर नागदत्त। पर नागार्जुन फिर से प्रश्न करता है, तो आपको क्या लगता है, इन तीनों में से कौन हूँ मैं? अनामिका नागार्जुन के छुपे चेहरे को अपनी दृष्टि से टटोलते हुए धीरे से उसे कहती है, भी तो मैं स्वयं भी जानना चाहती हूँ। नागार्जुन ने अनामिका के इरादों को टटोलते हुए पूछा, से यदि आपका अनुमान बिल्कुल सही निकला और मैं वास्तव में इन तीनों में से ही कोई एक व्यक्ति हुआ, तो आप क्या करेंगी? अनामिका बड़ी ही सरलता से जवाब देती है, ओह, तो ये बात है,
ठीक है, यदि ऐसा हुआ तो हो सकता है कि शायद मैं आपके प्रेम में पड़ जाऊं। अनामिका के उन शब्दों से नागार्जुन एक क्षण के लिए चौंक जाता है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि वो अनामिका उसके सामने इस तरह निर्भीकता से अपने प्रेम का प्रदर्शन कर देगी। परंतु उसे अनामिका के शब्दों पर इतनी सरलता से विश्वास नहीं आने वाला, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानता है कि किसी भी पुरुष से प्रभावित होकर पहली ही दृष्टि में उसके प्रेम में पड़ जाना अनामिका जैसी परिपक्व महिला का व्यक्तित्व नहीं है। नागार्जुन उस समय अनामिका को कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है और मुस्कुराकर शांत रह जाता है। तभी अनामिका शरारत से तिरछी नजरों से नागार्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने आपसे पहले कई पुरुषों की क्षमताओं का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है, परंतु आपका व्यक्तित्व ऐसा है जैसा मैंने आज से पहले कभी किसी पुरुष में नहीं पाया, और आपके कौशल से तो मैं पहले ही प्रभावित हो चुकी हूँ। यदि नागार्जुन की जगह कोई और होता तो शायद उसका चेहरा लज्जा से लाल हो जाता, परंतु नागार्जुन को इस बात से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। नागार्जुन के चेहरे पर अभी भी शांत भाव दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे उसे अनामिका का ये अप्रत्यक्ष प्रणय निवेदन एक मखौल जान पड़ रहा हो, क्योंकि वो जानता है कि अनामिका जैसी स्त्री इस प्रेम निवेदन के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो सकती। भी अनामिका पूरे विश्वास के साथ कहती है, मैंने नागदत्त, आद्विक और अंशुमान इन तीनों को ही व्यक्तिगत रूप से देखा है। आप उन तीनों में से कोई भी नहीं हो सकते, और इसके लिए मेरे पास उचित तर्क भी है। अंशुमान थोड़ा घमंडी और भरा हुआ है, इसलिए आप अंशुमान नहीं हो सकते। वहीं आद्विक बात बात पर क्रोधित हो जाने वाला युवक है, और आप हर प्रकार की परिस्थिति में शांत ही रहते हैं, इसलिए आप आद्विक भी नहीं हो सकते। और अब अंतिम बचा नागदत्त, क्योंकि उसका भौतिक स्वरूप बिल्कुल आप जैसा ही है, और उनका धीर गंभीर व्यक्तित्व भी आपसे बिल्कुल मिलता जुलता है। तो कहीं इस पर नागार्जुन बोला, ओह अच्छा, तो फिर आपके अनुसार मैं नागदत्त हूँ? अनामिका ने असमंजस में कहा, नहीं नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकती। हो सकता है कि आप नागदत्त हो, या ये भी हो सकता है कि मेरी सारी संभावनाएं गलत हों और आप इन तीनों में से कोई भी ना हो, क्योंकि आपकी ये रहस्यमयी आंखें उन तीनों से ही बिल्कुल भिन्न हैं। फिर अनामिका नागार्जुन की गहरी आंखों में झांकने का प्रयास करते हुए कहती है, आपकी आंखें रहस्य से भरी हुई और पूरी तरह से निर्भीक हैं। आपकी इन आंखों से ही स्पष्ट रूप से ये झलकता है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की परिस्थिति को सामान्य रूप से संभाल सकने की असाधारण क्षमता है। अनामिका को इस प्रकार अपनी ओर पूरी तन्मयता से देखते हुए एक क्षण के लिए नागार्जुन हड़बड़ा जाता है, जैसे यदि वो कुछ क्षण और उसकी गहरी आंखों के सम्मोहन में देखेगा तो फिर उसके मोहपाश से बाहर निकलना उसके लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा। तभी अनामिका की संभावनाओं पर नागार्जुन मुस्कुराकर प्रशंसा से कहता है, आपको नहीं लगता कि इस विषय में आप कुछ अधिक ही निश्चित हैं? वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं। फिर भी ये आप पर निर्भर करता है कि आप मुझे इनमें से जो चाहें वो समझ सकती हैं, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि आप मेरे विषय में तब तक नहीं जान सकती जब तक मैं स्वयं आपको अपनी पहचान के बारे में नहीं बता देता। नागार्जुन के उस अति आत्मविश्वास को देखकर अनामिका कटाक्ष भाव से हल्के व्यंग्य से पूछती है, ओह, क्या सचमुच आपको यही लगता है कि जब तक आप न चाहें कोई आप तक नहीं पहुंच सकता? इस पर नागार्जुन जवाब देता है, जी हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य बिल्कुल यही है, और मुझे अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। अभी नागार्जुन निश्चिंतता के साथ कहता है, पर आपको मेरी पहचान के विषय में अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर मैं अपने विषय में स्वयं ही बता दूंगा, इसलिए तब तक आपका ये प्रयास करना बिल्कुल व्यर्थ है। लेकिन अनामिका नागार्जुन के शब्दों से प्रभावित होकर पूछती है, हर बात का कोई न कोई आधार अवश्य होता है, और आधारहीन व्यक्ति या तो अति आत्मविश्वास से होता है या फिर महामूर्ख।
अनामिका की बात सुनकर नागार्जुन हंस पड़ता है। वैसे तो मैं इस विषय में आपको बाद में बताने वाला था, पर आपकी उत्सुकता को देखकर बता देना चाहता हूँ कि मेरे इस विश्वास का आधार प्रसाधन से संबंधित एक और दुर्लभ औषधि सूत्र है, जिसके प्रयोग से कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान पूरी तरह से एक अपरिचित व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर सकने में सक्षम है। अर्थात सरल शब्दों में कहा जाए तो उस दुर्लभ श्रृंगार से कोई भी व्यक्ति अपना रूप पूर्ण रूप से किसी दूसरे रूप में बदल सकता है। नागार्जुन की बात सुनकर अनामिका की आंखों में एक बिल्कुल नई चमक आ जाती है। नागार्जुन की पिछली दुर्लभ औषधि की लोकप्रियता के चरम स्तर को तो वो अपनी आंखों से देख ही चुकी है, और ऐसे में यदि वो उसी पहचान के अंतर्गत एक और दुर्लभ औषधि हाथ में आ जाएगी तो उसकी सफलता से निश्चित रूप से अनामिका चंद्रमौली राज्य के व्यापार सदन को लोकप्रियता में कहीं पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। फिर दूर दूर से लोग आकर मुंह मांगे दामों पर केवल और केवल उसी की हाट बाजार से वो प्रसाधन खरीदेंगे। अनामिका उत्साह से पूछती है, फिर तो निश्चित ही आप उस प्रसाधन का औषधि सूत्र बेचने आए होंगे, है ना? नागार्जुन स्पष्ट रूप से उसे मना करते हुए मुस्कुराता है। जी नहीं, अभी वो दुर्लभ औषधि सूत्र पूरी तरह से तैयार नहीं है, अन्यथा मैं इस प्रकार अपने चेहरे को ढककर आपके सामने उपस्थित नहीं होता, क्योंकि तब मेरे उस रूप से आप मुझे साक्षात देखकर भी मेरी पहचान का कभी भी पता नहीं लगा सकती थी। नागार्जुन अनामिका के चेहरे पर निराशा के भाव को देखकर कहता है, पर आप चिंता न करें, जैसे ही वो दुर्लभ औषधि सूत्र तैयार होगा मैं उसे लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। इस समय मेरे यहाँ आने का एक और विशेष प्रयोजन है। नागार्जुन के मुंह से विशेष प्रयोजन का नाम सुनकर अनामिका और नीलकंठ उत्सुकता से उसे देखने लगते हैं। तभी नागार्जुन अपना वो प्रयोजन बताता है। मुझे दरअसल अपने हिस्से का अगले माह मिलने वाला पूरा धन अभी चाहिए, यानी कि 1,00,000 सिक्के और चाहिए। नीलकंठ ये सुनकर तुरंत ही चौंक कर उससे पूछता है, क्या 1,00,000 सिक्के? जी हाँ, और वो भी तत्काल। नागार्जुन की उस भारी भरकम मांग को सुनकर अनामिका और नीलकंठ अवाक हो जाते हैं।